नोट हो गया सबका? आओ देखो, सुनो। अपने को नाविक की त्रिज्या चाहिए, नाविक की रेडियस चाहिए, ठीक है। तो अपन ने क्या करा था, अभी अल्फा कण फेंक के मारे थे। एक बात समझ लो, एक फॉर्मूला देखो पहले, जेड बराबर ई बराबर पी। जेड का मतलब होता परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ई का मतलब होता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और पी मतलब होता प्रोटॉनों की संख्या। जैसे अगर हम सोने की बात करें, गोल्ड की, तो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो होता 79। कितना होता 79 है परमाणु संख्या, 79 नंबर पे है आवर्त सारणी में। उसके अंदर 79 ही इलेक्ट्रॉन है, 79 ही प्रोटॉन है, समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते कक्षाओं में, वो प्रोटॉन कहाँ रहते, वे रहते छोटी सी एक जेल में बंद, जैसे अपन क्या कहते हैं नाविक, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। उतनी सी जगह में सोचो 79 लोग रह रहे हैं, और प्लस में न्यूट्रॉन भी होने के संग है, समझ रहे बात को। तो क्या है ये अपना जो नाविक है ना, इसी के अंदर रहते प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन होंगे इसके अंदर, जितना परमाणु क्रमांक होगा। जैसे 79 है तो 79 प्रोटॉन, समझ गए ना। परमाणु क्रमांक को अपन कैसे लिखते हैं, जेड से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जेड इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज। अब प्रोटॉन क्यों नहीं लिखा बेटा, प्रोटॉन कहीं नहीं लिखा जाता, लिखते इलेक्ट्रॉन को ही हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही तो हैं, बस एक पे माइनस है एक पे प्लस है। लगा दिया हमने प्लस, देखो जेड इलेक्ट्रॉन के बराबर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, किस पे, नाभिक पे। ये श्योर है कि अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, ठीक बात है, लेकिन पेन कॉपी पे लिखते समय प्रोटॉन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ही लिखते हैं। नहीं समझे, जेड इलेक्ट्रॉन के बराबर में प्लस चार्ज है, समझे। ऐसे इधर देखो अल्फा कण, अल्फा कण पे क्या लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज। समझ आ रही बात। और नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन रहते हैं वो सीख लो, जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही, समझे। तो 79 था ना, अरे स्वर्ण पत्र पे फेंका था, सोने के लिए 79 होता, तो 79 प्रोटॉन या 79 ई, वो भी प्लस का, इतना चार्ज है नाभिक पे। अभी को बताओ, इनके पास 79 प्रोटॉन है, इन पे मात्र 2 प्रोटॉन का प्लस है, या चलो 2 इलेक्ट्रॉन का प्लस है। इसकी क्या औकात कि भाई इसके सामने खड़ा भी रह पाए। भाई ये प्लस प्लस चार्ज है ना, तो प्लस प्लस तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना भाई, पास पास में क्यों आएंगे। लेकिन तब भी हमने क्या करा, इसको पकड़ के इतनी तेज़ी से आगे फेंका कि भाई साहब ये उसको दूर ढकेल रहा, लेकिन तब भी हमने इतनी तेज़ी से फेंका कि भाई साहब ज़बरदस्ती ये चला गया आगे, और समीप से समीप अपनी औकात के हिसाब से इतना जा सकता था वहाँ तक गया। लेकिन हम पे जिम्मेदारी थी इसको समीप से समीप भेजो, तो हमने क्या करा, इसको और तेज़ वेग दिया, और तेज़ वेग दिया, इतने तेज़ वेग से मारा कि भाई साहब ये लगभग लगभग नाभिक को टच करके आया, लगभग लगभग टच तो कभी कर ही नहीं सकता, ये नाभिक है थोड़ा सा पास में होके आ गया, समझ रहे बात को। उससे क्या हुआ जी, मान लो हमारा अल्फा कण यहाँ तक पहुँच गया, बीच में गैप है अभी, ये हमारा है नाभिक, गोल है ना, तो नाभिक का केंद्र से यहाँ तक की दूरी, जहाँ तक हमारा अल्फा कण पहुँच गया, और लगभग लगभग उसकी त्रिज्या तो बन गई R0। वैसे तो त्रिज्या जी होनी चाहिए, ये नाभिक उसका केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केवल इधर तक की, बाउंड्री तक की। मान लो हमारा पार्टिकल इधर तक पहुँचा, तो भाई अब इतनी कोई नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या के बराबर समझ लो फिर, क्योंकि एकदम टच तो कर नहीं सकता उसको कि बाउंड्री पे पहुँच जाए, उसकी बाउंड्री पे कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। 79 प्लस है, इन पे 2 प्लस हैं केवल, नहीं समझे, तेज़ी में फेंकेगा इनको दूर। तो क्या है कि ये जो है ना, वो हमने करीब से करीब भेज दिया यहीं तक, थोड़ा गैप तब भी बना रहा, तो हमने मान लिया कि भाई साहब इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी वही नाभिक की त्रिज्या मान लो, क्योंकि इससे समीप तो हम भेज नहीं सकते, समझ रहे। और एक चीज़ और
तुमने एनर्जी देके इस अल्फा कण को आगे फेंक दिया, बेचारा आगे बढ़ता गया, और वो वहाँ से उसको धक्का लगा ही रहा पीछे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो तुमने उसको गतिज ऊर्जा दी थी कम होती जाएगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और एक टाइम पे जाके स्पीड हो जाएगी 0। मालूम कहाँ 0 हो गई, इधर ही पे। वो सामने से भगता आ रहा था बहुत तेज़ी में, और ये उस पर लगा रहा पीछे की तरफ बल, समझ रहे। तो एक टाइम पे आके इधर पे उसकी गतिज हो गई 0, और इधर पे जब वो है बस वो छोटे से समय के लिए, क्योंकि तुरंत इसको रिपल करके दूर फेंकेगा, वो अपने पास रखना थोड़ी है उसको। अल्फा कण आ रहा था सामने से, आएगा इधर, उसका वेग 0 होगा, तुरंत फेंक देगा पीछे। लेकिन जहाँ उसका वेग 0 हुआ उस समय पे, उस टाइम पे जो अल्फा कण की टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, यानी जो गतिज ऊर्जा थी, वो बदल गई काय में, अल्फा कण और नाभिक के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। दो चार्ज जब पास पास में होते हैं उनके बीच में एनर्जी बनती है, कौन सी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले चैप्टर में पढ़ी थी, याद करो, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में केवल R। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था ये, Q1 Q2 बटे में R, ओनली R। सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, समझ रहे ना बात को। तो अल्फा कण को जो तुमने टोटल क्या कौन सी ऊर्जा दी थी, गतिज ऊर्जा, जिसके कारण वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाया, समझ गए ना, उसके समीप पहुँच पाया, वो टोटल कन्वर्ट हो जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और उसी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के द्वारा हमारा नाविक उस अल्फा कण को फेंक देगा दूर। नहीं समझे बात को। अल्फा कण आया तो पास में था क्योंकि हमने उसको फेंका था, दूर कैसे चला गया, क्योंकि भाई साहब उसको अब गतिज ऊर्जा के बाद कौन सी ऊर्जा मिल गई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ गया ना बात को। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की है जो हमने दी थी, बदल गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, किसके बीच में, अल्फा कण और नाभिक के बीच में। फॉर्मूला देखो ये होता 1/4πε0 Q1। बताओ पहला बंदा कौन था, अल्फा कण जिस पे है 2e चार्ज, ये लिख दिया। दूसरा बंदा कौन है, नाभिक, जिस पे है ZE का चार्ज, बटे में इनके बीच की दूरी साम्यावस्था में जब यहाँ पे आ गया पास में, तो कितनी दूरी, R0, वही हमारे नाभिक की त्रिज्या मान लो। R0 के यहाँ ले, K को भेजो नीचे। अब इससे हमारे पास R0 का मान तो निकल नहीं रहा, तो हमने कहा चलो सोने के लिए हम बता रहे कि हमने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया था। तो रदरफोर्ड ने बताया कि भाई साहब हमने अल्फा कण को वेग दिया था इतना, ये देख रहे हो, 2.1 × 10⁻⁻7 प्रकाश के वेग के बराबर आ गया। 10⁻8 होती प्रकाश में, एक ही तो कम है केवल घात, +7। नहीं समझे बात को, लाखों में वेग दिया तब जाके वो नाभिक के समीप पहुँच पाया। औकात का फ़र्क है ना भाई, 79 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस हैं, कहाँ से पास आएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो ये इतना वेग इन्हें देना पड़ा। अल्फा कण का द्रव्यमान ऑलमोस्ट फिक्स है, ये हो गया। परमाणु क्रमांक सोने के लिए बताया 79। इलेक्ट्रॉन का अभी जानते ही हो आप लोग, 1.10⁻⁻19 कूलम। सबसे पहले निकाल लो गतिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है 12mv²। नाभिक तो गति कर नहीं रहा ना, वो तो अपनी जगह है, समझ रहे ना। पास में कौन जाएगा, अल्फा कण, 12mv²। तो बताओ अल्फा कण का द्रव्यमान ये लिख दिया, और वेलोसिटी का इसका, ये वेलोसिटी उसका इसका, इसको सॉल्व करोगे जी आएगा, क्या बन गई है, गतिज ऊर्जा यानी K। मान रखो यहाँ पे, इसका मान तो जानते ही हो अच्छे से, 9 × 10⁻9। 2 अपनी जगह, Z परमाणु क्रमांक 79, इलेक्ट्रॉन का आवेश का स्क्वायर, ये लिखा, उसका स्क्वायर, बटे में K फॉर गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी है, ये निकले नीचे, सॉल्व करोगे ये आएगा। 10 की घात कितनी आ रही, -14। आगे भी कुछ लिखा हुआ है ना, इसलिए ओवरऑल अप्रोक्स मान लो 10 की घात -15। ये हमारा R0 आ गया। R0 क्या है, R0 क्या है, नाभिक की त्रिज्या, क्योंकि वो पास में पहुंच गया था ना एकदम। जब पास में पहुंच गया तो जितना पास में पहुंचा भाई उतनी त्रिज्या मान लो, फिर बिल्कुल टच तो कर नहीं सकते उसको। समझ गया ना, कंसेप्ट क्या है, गतिज ऊर्जा को बदल देना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में। समझ गए, बाकी चीज़ें तो मोह माया है सब। ये तो हमने अपना एक्सपेरिमेंट छाप दिया। फॉर्मूला ये है केवल R0 बराबर 1/4πε0 2ZE² बटे में K, जहाँ पे Z परमाणु क्रमांक है और K क्या है, गतिज ऊर्जा, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो जरा, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। और कोणीय संवेग। बोहर का परमाणु मॉडल और कोणीय संवेग।
चलो ठीक है भाई, इसके बाद जो डेरिवेशन है ये लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों का अपन स्पीड निकालेंगे, कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितनी उनकी त्रिज्या है, कितना उनका वेग है, समझ गए, कितनी उनकी गतिज ऊर्जा है। इस तरीके से सब निकालना है इस डेरिवेशन में, और ये आता भी है बोर्ड में। तो इसको अपन देखते हैं कल, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में।